and welcome to the second lecture of our KTG and thermodynamics discussion. पिछले क्लास में हम लोग बॉयल्स लॉ पढ़ लिए थे. आज हम लोग हीट के बारे में चर्चा करेंगे. हीट, देखो फिजिक्स में ना हीट का कुछ मीनिंग ही नहीं होता. हीट वर्ड का कोई मतलब नहीं होता. जब भी हम लोग हीट बोलते हैं आम भाषा में तो समझना है कि हीट या तो दिया जा रहा है या तो लिया जा रहा है. तो हीट का मतलब होगा, क्यू से लिखेंगे, हीट नहीं, हीट का मतलब होगा या तो हीट सप्लाइड है या तो हीट एक्सट्रैक्टेड है. हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट सप्लाइड. मतलब किसी बॉडी को हीट दिए तो हीट सप्लाइड और हीट निकाले उससे तो हीट एक्सट्रैक्टेड. ठीक है. जब भी हम बॉडी बोले, सिस्टम बोले, ये सब बोले ना, तो आप क्या इमेजिन कीजिएगा कि इस तरह से एक तो सिलेंडर है और इसमें गैस होगा. गैस मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं. पूरा कंटेनर को ऑक्युपाई कर लेंगे और खुला छोड़ देंगे तो बाहर भी निकल जाएंगे. इसलिए उसके ऊपर एक ढक्कन बंद कर दो. तो इस ढक्कन को हम लोग पिस्टन कहते हैं. क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सिलेंडर. और इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन सिलेंडर सिस्टम. तो जब भी हम सिस्टम कहें तो आप यही समझिएगा, यही इमेजिन कीजिएगा. एक तो सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन है. अच्छा, सिस्टम पिस्टन सिलेंडर क्या होता है? अगर सही में आप देखें, आप लोग देखो, पिचकारी देखो, वो ऐसे खींच करके होली में निकालते थे, वही पिस्टन है. और वो जो बैरल होता था वो क्या है? सिलेंडर. पिस्टन ऐसे दबाते थे, याद है? अच्छा, उसमें हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि उसका मतलब उसमें खाली है और उसका ना मुंह बंद कर दो और उसके बाद उसको दबाने की कोशिश करो. तो कुछ देर तक वो दबता था, थोड़ा देर तक, जब तक वो गैस प्रेशराइज हो सकता है. उसके बाद और दबाते थे तो बहुत कष्ट होता था. मतलब दबा तो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है वो फट भी जाए. यही चीज है ना. हाँ, बीच से हो सकता है, टूट से. हाँ, लंबा तो तुम्हारा टूटा है ना. तो आर्यन एकदम एक प्रो है इसमें. ठीक है. तो हीट का मतलब आप क्या समझेंगे? हीट सप्लाइड या हीट एक्सट्रैक्टेड. थर्मोडायनेमिक्स में हीट का फॉर्मूला है और हीट का फॉर्मूला हम लोग के लिए है NC डेल्टा T. क्या फॉर्मूला है? तो आज हम लोग इसी फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करेंगे. एक्चुअली अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपको अचानक से हीट पढ़ाने का मन काहे कर गया? हम लोग तो गैस लॉ पढ़ रहे थे, बॉयल्स लॉ पढ़े थे, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे, तो आपको हीट पढ़ाने का क्या मतलब आ गया? एक्चुअली हम लोग एक मिशन पे चले हैं और उस मिशन का नाम है फाइंडिंग हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. फॉर अभी जो हम लोग प्रोसेस पढ़े बॉयल्स लॉ पिछले लेक्चर में, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट कितना होता है, इसी मिशन पे हम लोग चले हैं. ठीक है. और ये मिशन बहुत कठिन है. मतलब इतना आसान नहीं कि तुरंत हम लोग अपने जवाब पे पहुंच पाएंगे. इसके लिए हम लोग को बहुत शोध करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत रिसर्च करना पड़ेगा. उसी रिसर्च पे चले. तो हम लोग को ये पता चला कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है? NC डेल्टा T. अब इसमें सब के बारे में जानते हैं. पहले एक तो N के बारे में. N को हम लोग क्या कहते हैं? मोल्स. ठीक है. मोल्स निकालने का 3 फॉर्मूला होता है. ये आप लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े होंगे. पढ़े हैं तो बढ़िया बढ़िया, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा रहे हैं अभी. मोल्स निकालने का पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास. बाय मोलर मास. एक बात और, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना थोड़ा सा फर्क होता है. केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या फर्क है, उस फर्क को समझिएगा. केमिस्ट्री वाले लोग कई बार कैजुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स वाले लोग एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. ये फर्क है, ये फर्क ध्यान में रखना. जैसे क्या हम बता रहे हैं फर्क? जैसे केमिस्ट्री में ना मास को लोग मास भी बोलेंगे, वेट भी बोलेंगे, सब सेम ही होता है केमिस्ट्री में. फिजिक्स में ऐसा नहीं है. फिजिक्स में मास और वेट अलग अलग होता है. हम लोग पढ़े हैं, इतना लॉज ऑफ मोशन पढ़े हैं. अगर बोले कि 2 kg का ब्लॉक है तो उसका मास 2 kg है, उसका वेट कितना? 20 न्यूटन. मास और वेट अलग अलग है. लेकिन केमिस्ट्री वाले लोग सब बोलेंगे देखो ये गैस लिए 50 ग्राम वेट का, बोलते हैं ना कि नहीं, बुक्स में भी लिखा रहेगा. हम ये नहीं बोल रहे खाली केमिस्ट्री वाले मास्टर साहब लोग ऐसा बोलते हैं. इवन जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो लोग भी ऐसे लिखते हैं और आपके एग्जाम में भी वैसे ही लिखा रहेगा. तो केमिस्ट्री में कैजुअल लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है.
लेकिन हम लोग मास को मास लिखेंगे, जहां लिखना होगा वेट को वेट लिखेंगे, ये बात। दूसरा, वो लोग कभी मोलर मास बोलेंगे, कभी मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और सब एक ही चीज लिख देते हैं। फर्क है सब में, बहुत बड़ा फर्क है। जैसे इस फॉर्मूले को जैसे ही हम लिखे तो बहुत लोग बोला कि सर मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। वो मॉलिक्यूलर मास नहीं था, वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास था। और अच्छा, कंफ्यूज भी बहुत करते हैं केमिस्ट्री वाले लोग। समझिए इस बात। मान लो एगो हाइड्रोजन से मुलाकात हुई, हाइड्रोजन के एक तो मॉलिक्यूल से, बहुत छोटा होगा, एक एटम हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बना के दूसरे हाइड्रोजन के साथ घूम रहा होगा। ये अकेला रहता नहीं है, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन से जब भी मुलाकात करोगे हमेशा कपल फॉर्म में मिलेगा, है ना, दूसरे हाइड्रोजन के साथ हाथ में हाथ मिलाए हुए, बॉन्ड बनाए हुए। ठीक, अब ये एक तो जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसका जो मास होगा उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब बेचारा इतू सा हाइड्रोजन का मास कितना हो सकता है, बहुत छोटा। इसका मास कितना होता है 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल का मास। लेकिन ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल ले लो, कितना, 1 मोल के बराबर। 1 मोल कितना होता है, जैसे भाई 1 दर्जन में 12 होता है, ग्रॉस में 20 होता है। तो दर्जन लेने कहेंगे तो 12 वो ले लीजिएगा, ग्रॉस लेने कहेंगे तो 20 ले लीजिएगा, टन कहेंगे तो 1000 ले लीजिएगा, क्विंटल कहेंगे तो 100 ले लीजिएगा, है ना। वैसे ही अगर हम लोग एवोगाद्रो नंबर के बराबर बहुत सारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ले लें, ये कितना है, सो एवोगाद्रोज नंबर के बराबर Na जिसे लिखते हैं, वो कितना होगा 6.022 × 10⁻23, ये नंबर है। इतना ले लें, तब इसका जो मास होगा उसको हम लोग मोलर मास कहेंगे। क्या कहेंगे, मोलर मास। और ये बहुत ज्यादा है। कितना है भाई सोचिए, तो 2 AMU था, 1 मॉलिक्यूल का मास। अगर 4 मॉलिक्यूल ले लेते तो 8 AMU लिखते, मतलब 4 मल्टीप्लाई कर देते। इतना सारा मॉलिक्यूल ले लोगे तो क्या लिखोगे, 2 AMU × 6.022 × 10⁻, इतना मास होगा। 1 AMU जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, 1.67 × 10⁻23, सॉरी -23 नहीं, -24 होता है, -24। और ये 6.022 × 10⁻23, इतना ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम होता है 1 AMU, इतना ग्राम होता है। अब जब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सब पूरा कट के 1 हो जाता है, कट जाएगा। देखो 10⁻24, ये 10⁻23, 10⁻1 बचेगा, मतलब 1/10, और 6 × 16 1.6, तो 6 × 1.6 बचा 96, तो 9.6, और 7 भी तो है, तो मिलके वो कट जाता है पूरा। इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ है ना, ये 1/Na ही लिखा हुआ है, इसलिए पूरा कट जाता है। तो क्या आया, 2 ग्राम। तो ये कौन सा मास है, मोलर मास। ये वाला मास याद रखना है, जो कि हमेशा ग्राम में होता है। तो केमिस्ट्री वाले लोग इसको क्या बोलते हैं, भाई दोनों तो सेम ही है, अलग अलग थोड़ी है। इसको मॉलिक्यूलर मास बोलो, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है ना। तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, GMM, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ना। लेकिन कैजुअलिटी से बचना है, इससे कंफ्यूजन होता है बहुत बार। आप लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्या है कि आप लोग ये नहीं बोलते ग्राम मॉलिक्यूलर मास, आप लोग पकड़ लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, और वो गलत है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा फिजिक्स में खास करके ना, ये फिजिक्स में सिर्फ ये मोल से रिलेटेड नहीं बात पूछेगा। अब कहीं हो सकता है कोई फॉर्मूला हो ना, उसमें वेलोसिटी आ जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा, और वहां आपको मोलर मास डालना होगा। अब वहां यूनिट का बहुत झंझट हो जाएगा। अब वेलोसिटी पूछेगा तो वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड में ही लिखोगे ना, वो तो ऐसा यूनिट में ही लिखोगे। मिलेगा RMS वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वगैरह आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत होता है, इसलिए ध्यान रखना है यूनिट का। तो पहला फॉर्मूला मोल का क्या हो गया, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला होता है मोल का, गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट STP और NTP
डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तो इसमें बहुत बात समझने वाला है। देखिए एक बात और, अगर हम कोई चीज कहें कि इसको याद रखिए खाली, तब उसमें नहीं पूछना है। डेफिनेशन हो या कोई ऐसा चीज हो जिसको बोले कि याद रखो खाली, अभी काम का नहीं है, कभी अगर खुदा न खास्ते पूछ दिया तो उसको याद रखते, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बाकी जितना भी चीज लिखिए ना, कॉमन चीज, उसको हर चीज को समझ के लिखिए। इसमें हर कुछ समझिए। गिवन वॉल्यूम इन लीटर, इतना समझ में आ रहा है। एसटीपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, दोनों सेम होता है क्या, दोनों अलग अलग होता है क्या, ये सब अपने माइंड में सोचना है, ठीक है। और उसको जब भी आप देखें तो हमेशा आपके माइंड में जो ये बातें हम बता रहे हैं वो ध्यान में आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसटीपी का। एसटीपी और एनटीपी सेम नहीं होता है, अभी बता दूं। एसटीपी और एनटीपी सेम नहीं होता है। एसटीपी कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को, और एनटीपी कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। दोनों में समानता यह है कि दोनों में प्रेशर 1 एटीएम लेते हैं, एनटीपी में भी और एसटीपी में भी। लेकिन एसटीपी में टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन लिखते हैं, और एनटीपी में टेम्परेचर जो होता है वो रूम टेम्परेचर होता है। तो अलग अलग है कि नहीं है। लेकिन फिर से बात करें, केमिस्ट्री वाले लोग कैजुअल बोल देते हैं। कैजुअलिटी इसलिए हुआ कि कई बार रूम टेम्परेचर नहीं दिया होता है। रूम टेम्परेचर, so if room temperature is not given, if room temperature is not given, then treat STP as NTP। तब आप STP और NTP को एक जैसा ट्रीट, मतलब दोनों अलग अलग चीज होता है। लेकिन कैजुअलिटी में सब लोग STP NTP बुक वाले लोग भी लिख देते हैं सेम ही, ठीक। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, STP NTP फर्क समझ गए। अब एक टर्म है मोलर वॉल्यूम। एक टर्म क्या है, मोलर वॉल्यूम। अच्छा, मोलर का मतलब क्या होता है, एक मोल। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। और मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। आप लोग भीमराव अंबेडकर का नाम सुने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने सबको इक्वालिटी दिया। वो पहले अनटचेबल्स लोग हुआ करते थे, अलग अलग कास्ट हुआ करते थे, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबको इक्वालिटी दिया। हाँ, आर्टिकल 15 दिया। हाँ, फादर नहीं, उनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो आर्टिकल 15 हम लोग के संविधान में एक है। अभी एक पिक्चर भी आई थी आर्टिकल 15, देखे थे आप लोग? हाँ, उसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर बहुत देखना, बहुत अच्छा पिक्चर है वो। ठीक है, मतलब बेस ये मसाला वाला देखना, सलमान खान वाला पिक्चर वैसा टाइप नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें देखना कि आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जब होता है, आपके घर में भी होता हो, तो एक पर्टिकुलर क्लास के लोगों को ही बुलाया जाता है। और जो आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में गैस होता है फॉस्जीन गैस, तो जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उससे वो फॉस्जीन गैस रिलीज होता है। इसलिए हम लोग क्यों बोलते हैं कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, ठीक। क्यों अभी ओपन डिफिकेशन फ्री इंडिया को बनाने जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, उसका एक ही रीजन है, वो जो फॉस्जीन गैस होता है वो बहुत जहरीला होता है। तो जब वो जो सेप्टिक टैंक होता है उसको क्लीन करने जाते हैं, तो लोग बिना कोई वैसा प्रिकॉशन के जाते हैं, और वो फॉस्जीन गैस के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स इलीगल। इंडिया में ये कानून है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करना है, लेकिन लोग भी करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, कि वो पूर्वज लोग वही करते हुए आ रहे हैं, और लोग करवाते भी हैं। एंड नॉट ओनली वी पीपल, इवन जो सोसाइटी में लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, तो उस पिक्चर में वही दिखाया गया, जो पुलिस लोग है ना, वो लोग भी वही काम करवाता है, ठीक है। और वो बहुत गलत काम है। खैर, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सारे लोगों को इक्वालिटी दे दिया था आर्टिकल 15 ला करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन 2 पर्सन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। 2 पर्सन के बीच आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते।
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 के बेसिस पे नहीं कर सकते। मतलब हम बस 2 लोग को इसलिए नहीं कर सकते कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तो तुम ज्यादा फीस लेंगे, तुमसे कम फीस लेंगे। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। बट देयर कैन बी अनदर बेसिस, है ना। हो सकता है कि हम किसी से कम फीस लें, किसी से ज्यादा फीस लें, उसका बेसिस हो सकता है कि वो टेस्ट में, स्कॉलरशिप में ज्यादा नंबर लाए, दूसरा बेसिस हो सकता है। तो इन लोग के गैसेस के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आए, उनका नाम है एवोगाद्रो। क्या नाम है? एवोगाद्रो जो है वो गैसेस के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। एक बार हाइड्रोजन बड़ा चुपचाप बैठा हुआ था, ठीक है, ऑक्सीजन बड़ा धूमधाम से घूम रहा था। मतलब भाई हम तो बहुत जरूरी, कोई जले नहीं तो हम जलाएंगे, है ना, और हम ना रहे तो निपट लोगे। आजकल तो ऑक्सीजन का डिमांड बहुत बढ़ भी गया है ना, कोरोना की वजह से। ऑक्सीजन देखते हो सिलेंडर बहुत महंगा मिलता है, खरीदे हो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर? एक पेशेंट के लिए खरीदना हो बहुत महंगा मिलता है। तो ऑक्सीजन बहुत डिमांड वाला गैस है। अच्छा, नाइट्रोजन भी डिमांड में रहता है बहुत। कभी गाड़ी में देखना 250 रुपया का चक्का उक्का में डलता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बहुत वैल्यू चलता है। हाइड्रोजन सबका पुष्पाल गैस है ना। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का तो वैल्यू ही नहीं, सब लोग बेइज्जत करके रखता है ऐसे ही, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड वो तो और खराब होता है ना। अच्छा, अभी पढ़ाई के थर्मोडायनामिक्स में हम कुछ लोग कूल बंदे बनते हैं ना। हम लोग 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का गुजार दिए, अच्छा बाइक बनाने में, अच्छा इंजन बनाने में। साइलेंसर लगाओ भाई, आवाज कम होगा, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, इफिशियंसी बढ़ेगा, कम पेट्रोल में, कम डीजल में ज्यादा तेजी से गाड़ी चलेगा, ज्यादा इंजन लाइफ होगा। और कुछ नालायक लोग को खरीदवा देते हैं पापा लोग, वो पहले साइलेंसर खुलवाएगा, फट 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 करके गाड़ी चलाएगा। अच्छा, उससे लड़कियां इंप्रेस होती है क्या? बताओ तो, लड़कियां बताओ भाई, ये लड़का लोग जैसा करता है ना, लाइक टाइप होती है लड़कियां? नहीं ना। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा। उन गाड़ीज के पीछे कभी मत जाना। अगर आप हैं, आपके सामने से वो निकल जाए तो कृपया बाइक अपना, कार अपना साइड कर ले। अगर पैदल जा रहे हो तो एकदम नाक बंद कर दो। मास्क लगाने से सब फायदा है एकदम तुरंत। क्यों? क्योंकि वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बहुत डेंजरस होता है वो। ऑक्सीजन एफिनिटी जो है उसको खत्म कर देता है, ठीक है, वेरी डेंजरस। इसलिए साइलेंसर के अंदर कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगाया जाता है क्योंकि उस कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सके, ठीक। तो सब गैस के साथ अलग भेदभाव हो रहा था। एवोगाद्रो भाई साहब ने कहा देखो भाई, हम एक इक्वालिटी लाते हैं, और इन्होंने सब गैस का 1 मोल लिया, सब गैस का, और पाया कि एसटीपी पर या एनटीपी पर सब गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है, 22.4 लीटर होता है। तो एवोगाद्रो भाई साहब ने कहा कि देखो भाई, हम तुम लोग को इक्वालिटी दे रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ every gas at STP or NTP is 22.4 liter and this is called molar volume। चाहे तुम ऑक्सीजन हो जीवन के लिए बहुत रक्षक, चाहे तुम नाइट्रोजन हो गाड़ी के लिए बहुत रक्षक, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, नालायकों द्वारा भक्षक बनाए गए, है ना। सब गैस का 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कब? एनटीपी या एसटीपी पे, इसी को हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ आप हमेशा 22.4 लीटर रखेंगे। मोल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, पहले ये लिखो फिर निकाल लिखिए। So what are we discussing? Kinetic theory of gases and thermodynamics. We discussed Boyle's law, the isothermal process, and today our agenda is to find the formula for heat in this process. हीट का फॉर्मूला क्या होता है, इसी मिशन पे आज चले। We discussed the formula for heat is NC delta T. Formula for heat is NC delta T, and what is N? Mole. Then we discussed the 2 formulas to find. 2 फॉर्मूले हम लोग डिस्कस किए। पहला गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इन ग्राम बाय मोलर मास। तो उस पर जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, ये जो NaCl का एग्जांपल बता रहे हैं। अगर कल को कहे कि 96 ग्राम ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, तो ये हो गया गिवन मास, और इसका मोलर मास निकालने आप लोग को आता होगा। कार्बन का 12 होता है
हाइड्रोजन H का 1 होता है, तो 4 है ना, तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, मोलर मास ग्राम पर मोल में। तो इसका मोल कितना लिखोगे, गिवन मास 96 बाय 16, इस तरह से मोल निकालेंगे। सेकंड फॉर्मूला हम लोग क्या डिस्कस किए, गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। कैसे कहेगा कि 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, ठीक है। तो देखिए गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4 लीटर, मतलब 2, कितना मोल लिए, 2। मोल निकालने के 2 फॉर्मूले पड़े। तीसरा फॉर्मूला मोल निकालने का है, तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, ये लिखिए, इसको हम लोग कैपिटल एन से लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एवोगाद्रोस नंबर, Na। Na क्या है, एवोगाद्रोस नंबर। ये तीसरा फॉर्मूला मोल निकालने का। जैसे अगर आपसे कल को कोई पूछे कि 3.011 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितने मोल्स होंगे, तो 3.011 डिवाइड 6.022 into 10 to the power 23, तो ये हो जाएगा 1/2 into 10 to the power -23, इतने मोल्स, ठीक है। शॉर्ट में कभी कभी हम लोग इस 6.022 को 6 भी ले लेते हैं, क्लियर। ये मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले हुए कि आपको याद रखना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, हीट निकालना सीख रहे हैं, और हीट का पहला चीज सीख लिए कि मोल्स कैसे निकालते हैं। सेकंड, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम होता है। देखो अगर हम कहें 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में क्या लिखोगे, 298 केल्विन। केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में क्या लिखोगे, 299 केल्विन। तो कितना केल्विन बढ़ा, देखो, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इन 1 डिग्री सेल्सियस इज सेम एज 1 केल्विन। मतलब टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ या 1 केल्विन से बराबर होता है। 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओ या 2 केल्विन से बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना। आई एम नॉट सेइंग कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 1 केल्विन, नो। चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 केल्विन, ठीक। अच्छा, ये पट्टा सी क्या है, तो सी का नाम है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को सी से लिखता है। और ये जो मोलर हीट कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन देखिए, अगर n का वैल्यू 1 हो जाए और डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, अभी डिस्कस के दोनों सेम होता है, तो अगर n भी 1 डेल्टा टी भी 1, तो Q कितना होगा, C के बराबर। बोलो, तो हम लोग डिफाइन करते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी बेसिकली हीट ही है। बेसिकली वह हीट जो 1 मोल को दे रहे हैं, वह हीट जो 1 मोल को दे रहे हैं, जिससे उसका टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर, उस सिस्टम का टेम्परेचर, सिस्टम बनाया था ना, उस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ जाए, ठीक है। सो व्हाट इज मोलर हीट कैपेसिटी, इसका डेफिनेशन मुझे लिखवाना है। लिखो मोलर हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन। मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, molar heat capacity is defined as the amount of heat required molar heat capacity is defined as the amount of heat required to raise
to raise RAISE, to raise temperature of 1 mole of a gas, temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। अब देखो इसमें भी एक बात जान लो, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट ही है, ठीक। मोलर हीट कैपेसिटी हीट ही है, जो कि 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जरूरत होता है। समझिए, जैसे मान लो हम लोग ऑक्सीजन उठाए, ऑक्सीजन ने कितना उठा लिए? 1 मोल, और उसमें थर्मामीटर डाल दिए और उसको हीट दे रहा है, और उस हीट को मेजर भी करते चलो। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट, आगे जो लोग इंजीनियरिंग करोगे वो लोग को पढ़ना होगा, बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है हम लोग को हीट, ये मेजर करने का हीट। तो हम लोग मेजर भी कर रहे हैं कितना हीट जा रहा है। बहुत सिंपल है हीट को मेजर करना। अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक केटल है तो उससे बहुत आसानी से मेजर कर सकते हो, उसका पावर पता होता है हम लोग को, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हीट निकल जाएगा। पावर इनटू टाइम इज हीट। तो हीट हम लोग डाल रहे हैं, 1 मोल गैस लिए हैं और उसका टेम्परेचर देख लिए कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ा? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हीट दिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका यूनिट क्या होगा? तो यहां से देखो, C का यूनिट क्या होगा? Q बाय N डेल्टा T। बोलो, तो Q क्या हो गया? हीट जूल, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। अगर आपसे इसका डायमेंशन पूछे, हम लोग बोले थे यूनिट एंड डायमेंशन कभी खत्म नहीं होता है, हर चैप्टर में पढ़ते चलेंगे। तो मोलर हीट कैपेसिटी का डायमेंशन लिखने पूछे तो क्या लिखोगे बताओ? जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1 मीटर, मीटर स्क्वायर लिख दो, पर मोल इनटू केल्विन। तो इसका डायमेंशन क्या लिखोगे? केजी का m, l स्क्वायर t का पावर -2, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। देखो अब ऐसा डायमेंशन लिखने आ गया जिसमें कि 3 से ज्यादा क्वांटिटीज। केल्विन को कैसे लिखता है? T से टाइम को लिखता है। T नहीं का खाली चेंज होता है, मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को T से लिखता है। यूनिट और इसका डायमेंशन अलग अलग है। मास का यूनिट होता है केजी, डायमेंशन होता है m। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, डायमेंशन होता है l। टाइम का यूनिट होता है सेकंड, डायमेंशन होता है t। बाकी सबका यूनिट और डायमेंशन सेम ही है। मोल से यूनिट को लिखते हैं, मोल से ही डायमेंशन को लिखता है। केल्विन से यूनिट को लिखता है, केल्विन से ही डायमेंशन को लिखता है। एम्पियर से ही यूनिट को लिखते हैं, एम्पियर से ही डायमेंशन को लिखते हैं। ये समझ गए? तो अगले क्लास में हम लोग चर्चा यही शुरू करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर वो क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे निकालते हैं उनके बारे में। एक बात मुझे और बता दी थी यहाँ पे, मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग टेम्परेचर कितना चेंज करते हैं? 1 डिग्री सेल्सियस। तो साइंटिफिकली ये भी देखा गया कि 1 डिग्री सेल्सियस कहां से कहां इंक्रीज किया जाए, कहां से, और वो हम लोग पाए कि जब 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तब सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आता है। क्योंकि एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी भी ना टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाता है कभी कभी। तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आए उसके लिए टेम्परेचर कहां से कहां चेंज करते हैं? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। इट्स ऑफ नो यूज, आपके किसी काम का नहीं है। मुझे सर फिर बताए का है, 2 कारण से बताया। पहला कि जो लोग इंजीनियरिंग करोगे वहां उनको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। दूसरा, आप लोग जब बुक सॉल्व करेंगे ना तो किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन है, अब मेरे को याद नहीं, शायद यूनिवर्सल में है, ठीक है, उस बुक में ये सवाल है कि मोलर व्हाइल कैलकुलेटिंग मोलर हीट कैपेसिटी द टेम्परेचर चेंज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस टेक्स प्लेस फ्रॉम। अभी तो डेटा हो गया याद रखने वाला कि कहां से कहां 1 डिग्री सेल्सियस को चेंज करते हैं। एक्सपेरिमेंटली जब कैलकुलेट करते हैं तो 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बस इसी के साथ हम लोग अगली क्लास में